अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो अकेले भागिए, और अगर बहुत दूर तक जाना है तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। फैसला आपके हाथ में, आप क्या चाहते हैं। जी सर। अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो टीम बनाइए। टीम तो बनानी पड़ेगी। अब टीम बनाते समय मैं आपको एक चीज बता दूं, एक पॉलिसी आती है, ग्लास डोर पॉलिसी। ग्लास डोर पॉलिसी, ग्लास डोर पॉलिसी किसे कहते हैं? जैसे बैंक में आप जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि जब आप वहां के किसी एग्जीक्यूटिव से मिलते हो तो वो आपको एक चेयर देता कि सर आप यहां बैठिए, मेरी ना एक कैबिन में मीटिंग चल रही है। तो उसका जो कैबिन है, पहले आपको पता होगा कि पहले उस कैबिन को एक वुडन कैबिन बनाया जाता था, लेकिन अभी धीरे धीरे उस कैबिन को ग्लास कैबिन बना दिया, ग्लास लगा दिए उसमें। मतलब आपको सामने से वो व्यक्ति दिख रहा है। एक सेफ्टी पर्पज से कह लीजिए, सिक्योरिटी पर्पज से कह लीजिए। मतलब बैंक वालों ने ये लगा उनको कि नहीं, क्योंकि बैंक में महिलाएं भी जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं, लड़के भी जाते हैं, लड़कियां भी जाती हैं। तो एक व्यक्ति जब किसी अपने कस्टमर के साथ बैठता है तो वो अकेला ही बैठेगा ना, क्योंकि आपका प्रॉब्लम कुछ और हो सकता है, उसका प्रॉब्लम कुछ और हो सकता है। और वैसे भी अकाउंट्स जो वो सीक्रेट रखे जाते हैं अगर उसको कोई समस्या है। लेकिन वुडन के कैबिन में अंदर एग्जीक्यूटिव जो बैठा है और सामने वाला व्यक्ति जो उसका कस्टमर है, उनमें क्या वार्तालाप हो रही है वो किसी को पता नहीं चलता था। तो धीरे धीरे क्या कि इसको हटा के ग्लास डोर पॉलिसी बना दी। ये एक बहुत अच्छी ग्लास डोर पॉलिसी को हम इसको ये भी कह सकते हैं पारदर्शिता, कि हमें वो दिखाई दे रहा है। पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक चीज अंडरस्टैंड करिए, कई बार हम पता क्या करते हैं, कई बार लोग फेल इसलिए हो जाते हैं, टीम उनकी बात इसलिए नहीं मानती कि मान लो 10 लोग अगर एक व्यक्ति से मिलने गए हैं तो वो क्या कहता है, एक काम करो तुम 2 लोग बाहर बैठो, पहले 8 लोग अंदर आ जाओ। जैसे ही 8 लोग अंदर गए और जो बाहर 2 व्यक्ति बैठे ना, उनके दिमाग चलना शुरू हो गए। वो पता क्या बोलेंगे, इनकी ना यही पॉलिसी हमें अच्छी नहीं लगती, देखो हमारी बेइज्जती कर दिया ना, 8 लोगों को अंदर ले लिया, हमको दोनों को बाहर रखा। मैं तुम्हें अभी भी कहता हूं हमारी अपलाइन अच्छी नहीं है, इनका ये हमारे खिलाफ पक्का कोई चक्रव्यूह रचने वाले हैं। क्योंकि बाहर वाला आप 8 को तो पॉजिटिव कर रहे हो, लेकिन बाहर अगर 1 भी बैठा है या 2 भी बैठे हैं ना, तो वो उन 8 को निकलते ही जब बाहर चाय पीने लगेगा ना, तो वही सवाल करेगा, हमारा बारे में बोलता था ना सर, हमारा बारे में बोलता था ना सर। हाँ, हम तुमको बताए देते हैं, इनको समझाई दियो कि अगर ऐसा किया हमारा साथ तो हम छोड़ देंगे। हम इनके बहुत सीक्रेट जानते हैं, इनको बोल देना हमारे पास सब कुछ है, तुम्हारा सबूत कौन सा सबूत है तुम्हारे पास। लेकिन उसको क्या लग रहा है कि मुझे बाहर बैठाया ना, मतलब वो सोच रहा है कि मेरे खिलाफ पक्का कोई साजिश रची जा रही। नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आपको बेस्ट टीम क्रिएट करनी है, अगर बेस्ट टीम ऑर्गेनाइज करनी है, अगर आपको बेस्ट टीम ऑर्गेनाइज करनी है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सब लोगों को एक साथ में लेकर चलना होगा। कि एक साथ में सब लोगों के साथ, मतलब जो भी कहना है सबके सामने कहना है। कानाफूसी नहीं चलेगी, जो भी कहना है आमने सामने कहना है। पारदर्शिता, इसको कहते हैं पारदर्शिता नीति। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे मान लो कि संजय धीमान अगर जमुई में आता है, कन्हैया जी अपने 10 लोगों से मुझे कहते कि सर मुझे 10 लोगों से मिलाना है, ठीक है। अब मैं कहता हूं तुम एक काम करो, मैं 10 से नहीं मिलूंगा, मेरे को 4 लोगों से मिला दो, बाकी को भेज दो, या मेरे को 9 लोगों से मिलाओ, उसको छोड़ो यार, उससे नहीं मिलना मेरे को। तो इससे क्या हुआ कि 9 लोगों के साथ तो मेरा रिश्ता अच्छा हो गया, 9 लोग तो प्रोडक्टिव बन जाएंगे, 9 लोगों को मेरे पर विश्वास हो गया, उनका तो हौसला बरकरार हो गया। लेकिन
मैं जिस समय 9 लोगों के साथ रिश्ता अच्छा बना रहा था, मैं विश्वास अच्छा बना रहा था, मैं उनका हौसला बढ़ा रहा था, उसी समय एक व्यक्ति से ना मिलके मैं रिश्ता खराब कर रहा था, मैं उसका हौसला जो था उसको तोड़ रहा था, मैं उसके साथ मतलब उसके विश्वास को ठेस पहुंचा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ नहीं मिला। इससे क्या होता है, जब आप इस तरह से वर्किंग करते हैं, कानाफूसी करते हैं, अकेले चल कैबिन में तेरे को बताता हूं बाकी बाहर बैठो, तो उसमें क्या होता है, उसमें चक्रव्यूह बाहर वाला ही रच देता है। इसलिए जब भी मिलो एक अच्छी टीम ऑर्गेनाइज करो, और जब भी टीम के साथ बैठो तो सारी टीम को एक साथ में संबोधित करो। जैसे कि हम सेमिनार लगाते हैं, तो सेमिनार में चाहे टीम आपकी हो पटना से, चाहे औरंगाबाद से हो, चाहे जमुई से हो, चाहे देवगढ़ से हो, चाहे आपके दूसरी जगह जहां जहां भी काम चलता है वहां से हो, पर हम सबको एक साथ में गाइड करते हैं, एक साथ में एक हॉल में बैठाते हैं, अलग अलग कानाफूसी नहीं करते। तो आपने देखा होगा कभी भी एक इवेंट के बाद रिजल्ट बढ़ जाते हैं, लोगों की कम्युनिकेशन बढ़ जाती है, लोगों के रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, और लोगों की अचीवमेंट बढ़ जाती है। क्यों होता है? क्योंकि हमने वहां कानाफूसी नहीं की, जो भी किया शरेआम और आमने सामने किया। तो इससे क्या हुआ, लोगों के साथ रिश्ते बन गए, लोगों का विश्वास डेवलप हो गया और लोगों का हौसला बढ़ गया, जिस वजह से हमारी ग्रोथ बढ़ गई। सही बोल रहा हूं? तो इसलिए जब भी टीम के साथ कोई काउंसलिंग करो तो एक साथ में, और इस पॉलिसी का ध्यान रखो, खास करके ग्लास डोर पॉलिसी, कि जो भी कहना है सामने कहना है, जो भी कहना है शरेआम कहना है उसके। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमेशा एक टीम जीतती है, और टीम की पावर क्या होती है। आपने देखा ना कि एक आदमी की टीम में अगर एक व्यक्ति है, यहां पे हमारे सिस्टम में क्या चलता है, जो भी चलता है ना वो मल्टीप्लाई चलता है, मल्टीप्लाई। अगर आपकी टीम में एक व्यक्ति है, अगर एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर आपकी टीम में 2 लोग हैं तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मतलब आपकी टीम में समझ लीजिए कि 2 लोग हैं तो आपकी टीम की जो पावर है वो 4 गुना ज्यादा है। आपकी टीम में अगर 10 लोग हैं तो धीरे धीरे आपकी टीम कितने गुना, उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है, 100 लोगों की। ठीक है, तो उस समय फिर आपको एक व्यक्ति के पैसे नहीं आते, एक व्यक्ति की वजह से नहीं आते, आपको 100 लोगों की वजह से पैसे आते हैं। अगर आप सोचे नहीं मैं कर लूंगा अकेला, छोड़ इसको, मैं तोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, अबे पैसे कमाने, पैसे तो लोग मूलियां गाजर बेच के कमा लेते हैं। बात करते हो पैसे की, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे कमाने आए हो ना, तुम टीम बनाओ यहाँ पे। लोग आलू बेच के नहीं पैसे कमा लेते हैं, लोग मूली बेच के पैसा कमाते हैं, गाजर बेच के पैसा कमाते हैं। तो करने का यहाँ पे हमारी एक टीम होनी चाहिए, तो अपनी टीम बनाओ, ऐसी टीम बनाओ। और आपकी टीम, अगर आप बोले कि नहीं मैं अकेला करूंगा, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको एक, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतनी ही बड़ी आपकी अचीवमेंट होगी, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतनी ही जल्दी आपकी अचीवमेंट होगी। तो ये बिजनेस जो है ना, इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत आपका चेक नहीं है। सबसे बड़ी मूर्खता एक नेटवर्कर अगर करता है तो वो ये करता है, क्या कहते 10, 20, 25 हजार रुपए जब वो कमाने लग जाता है तो साइड में हो जाता है, कहता ले साला मैं तो साहब बन गया। वो रिश्ते तोड़ लेता है, जबकि ये बेटर रिलेशन का बिजनेस है। वो रिश्ते तोड़ लेता है अपलाइन के साथ, वो रिश्ते खराब कर लेता है डाउनलाइन के साथ, वो रिश्ते खराब कर लेता है क्रॉस लाइन के साथ। बेटर रिलेशन बेटर बिजनेस, बैड रिलेशन बैड बिजनेस, नो रिलेशन नो बिजनेस। आज उस व्यक्ति की वजह से पैसे आ रहे हैं जो ड्यू सॉफ्ट में ज्वाइन नहीं है। आपको पैसे आ रहे हैं उसकी वजह से? नहीं, क्योंकि उसके साथ आपका रिश्ता नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो आपकी टीम में बहुत अच्छा था, अगर आपने उसके साथ रिश्ता बिगाड़ लिया, या वो आपकी वजह से कमा रहा था या अपनी डाउनलाइन की वजह से कमा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपलाइन डाउनलाइन से रिश्ता खराब किया, अच्छा था लेकिन आज की डेट में वो नहीं कमा रहा, क्योंकि बैड रिलेशन बैड बिजनेस। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसको कुछ नहीं आता, लेकिन वो अपना, जी सर, हाँ जी सर, डाउनलाइन के बाद, हाँ सर अपलाइन ने ये बोला है और ऐसे करना है, हाँ जी सर, बस बस। तो क्या कर रहा है, उसके पास और कुछ नहीं है, लेकिन एक गुण है कि भाई नहीं, अपलाइन इज ऑलवेज राइट।
उसका रिश्ता अपलाइन के साथ भी अच्छा है, डाउनलाइन के साथ भी अच्छा है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो पैसा कमा रहा है। क्यों? बेटर रिलेशन, बेटर बिजनेस। एक बार की ये कहानी है एक राजा की। एक राजा था जिसके दरबार में सैकड़ों चूहे थे, सैकड़ों। एक बार क्या होता है कि राजा का एक बहुत ही कीमती डायमंड तो वैसे ही कीमती होते हैं, बहुत महंगा था, जिसकी कीमत करोड़ों में रही होगी। एक चूहे ने वो डायमंड खा लिया। अब राजा ने बोला, यार मेरा डायमंड चोरी हो गया, जिसकी वजह से मैं पहचाना जाता हूं, इतना कीमती डायमंड, ये कहां गया? तो एक व्यक्ति ने बोला कि साहब मेरे को लगता है चूहा खा गया। तो राजा ने बोला कि हाँ यार, और मेरे बेडरूम तक पहुंच भी कौन सकता है? अब राजा को टेंशन ये होगी कि इतने सैकड़ों चूहे मेरे पास हैं, अब जो डायमंड है वो किसी एक चूहे ने खाया है, और एक चूहे के बदले में कितने चूहों की बलि चढ़ा दूं, ये तो बहुत बड़ा पाप है। अगर मैं किसी की जिंदगी बख्श नहीं सकता तो किसी की जान लेने का हक मेरे को नहीं है। पर मुश्किल ये है कि उस डायमंड की वजह से मेरा रुतबा है, अगर वो डायमंड ना मिला तो मेरी तो वैल्यू ऐसी कम हो जाएगी। अब उसने क्या किया कि मैं क्या करूं? तो किसी ने सलाह दी कि एक काम करो, आप किसी शिकारी को बुला के लाओ, शिकारी को इसका नॉलेज होगा। शहर में ढिंडोरा पिटा गया, एक शिकारी बुलाया गया। शिकारी को सारी बात बताई कि हमारा जो राज दरबार का सबसे कीमती हीरा है वो एक चूहे ने खा लिया है, पर इतने सैकड़ों चूहे हैं जिसमें ये पता नहीं चल रहा कि वो डायमंड कहां है, किसने चूहे ने खाया है। शिकारी को वो सारे चूहे दिखाए गए। एक चूहा किनारे पे बैठा हुआ था अलग। शिकारी ने कहा, आपका जो कीमती डायमंड है ना, जो कीमती हीरा है, राजा जी वो कीमती हीरा इस चूहे ने खाया है। राजा उसकी तरफ ऐसे हैरानी से देखता है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? कहता, देखो आपके पास अब मेरे बातों पे विश्वास करने के अलावा और क्या चारा है? राजा ने बोला, हाँ यार, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं मेरे पास। उस चूहे को पकड़ा, उसका ऑपरेशन किया गया, और वो कीमती हीरा उसी चूहे के पेट में था। अब राजा को पहले टेंशन किस चीज की थी? हीरे की। लेकिन अब राजा को टेंशन इस बात की है कि इस शिकारी को कैसे पता, चूहे मेरे, राशन मेरा खाते हैं, मेरे को पहचानते हैं, मेरे घर में रहते हैं, लेकिन इस शिकारी को कैसे पता कि हीरा इसी चूहे ने खाया है? राजा इस बात को लेकर हैरान था। उसने शिकारी को बोला, देख तुझे मैं दुगना इनाम दूंगा, मैं तुझे दुगना इनाम दूंगा, लेकिन मुझे एक बात बता कि तुझे कैसे पता चला कि हीरा इसी चूहे ने खाया है? तो शिकारी ने जो जवाब दिया, बहुत सुपर जवाब दिया। शिकारी ने बोला, राजा बिल्कुल सिंपल। बोला कैसे? बोले ये चूहा उन सारे चूहों से अलग बैठा था, और नीति ये कहती है कि जब मूर्ख धनवान बनता है तो अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ता तोड़ लेता है। तो ये चूहा इन सब चूहों से अलग बैठा था और हमें पता चल गया कि यही धनवान बना है, क्योंकि चूहे ने हीरा खा लिया, धनवान बन गया, सबसे अलग हो गया है। इसलिए कि दोस्त, हम यहाँ पे जो हासिल करने आए हैं वो एक अचीवमेंट हासिल करने आए हैं, शाबाशी हासिल करने आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के साथ रिश्ता बिगाड़ के ये कोई और ही सर्टिफिकेट हमारे हाथ में लग जाए। इसलिए एक अच्छी टीम तैयार करिए, क्योंकि आप अपने पैशन को एक टीम के साथ ही पूरा कर सकते हैं। आपका पैशन कोई माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाके झंडा गाड़ना तो है नहीं कि भाई अकेले ही दौड़ना पड़ेगा। आपका पैशन है कि भाई ज्यादा से ज्यादा टीम को तरक्की मिले, ज्यादा से ज्यादा टीम अचीवमेंट करे, ज्यादा से ज्यादा टीम लीडर एक्टिव रहे, प्रोडक्टिव रहे। यही आपका, यही चाहते हो ना? हाँ, तो आपको एक बहुत बढ़िया एक टीम ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। जैसे घर में क्या बोलते हैं इसको, लहसुन छिलना, अदरक छिलना, फिर प्याज छिलना, फिर तड़का तैयार करना, फिर बर्तन घिसना, फिर खाना बनाना, फिर खाना परोसना, कितना नमक डालना, कितनी हल्दी, कितने काम है। ऐसे ही नेटवर्किंग भी कोई आसान नहीं है, उसमें भी बहुत सारे काम है।
आदमी का विजन क्लियर करना, उसको ड्रेसिंग सेंस देना, उसको ये बताना कि नीट एंड क्लीन रहना है, नहीं तो कोरोना बाहर ही खड़ा आ जाएगा है मतलब फिर इसको तैयार करना कि लोगों की नो सुननी है, लोगों को फिर उसको ये भी तैयार करना है कि तेरा मिशन यहाँ खुद का करोड़पति बनना नहीं होना चाहिए, तेरा मिशन है कि तेरी वजह से लोग करोड़पति बने हैं। हाँ, तो ये सब चीजें, बहुत सारे काम, तो ये सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते, आपको एक टीम चाहिए। आज आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने कुछ लोगों को पकड़ा, उनको डुप्लीकेट किया, जैसे कि देव सर हो गए, पंकज, छोटे पंकज, गौरव, कन्हैया जी, बंटी नंदन सिंह, अभय कुमार, फिर राजेश रॉय, फिर लवकुश, राहुल कुमार, रविंद्र रघुवंशी, ऐसे बहुत सारे, चंद्रमा, ऐसे बहुत सारे लीडर को हमने क्या किया, डुप्लीकेट किया। आज कोरोना की वजह से हम लोग घर से नहीं निकल पाए, लेकिन उस डुप्लीकेशन जो आज से संजय धीमान जब बिहार में आने शुरू हुआ था, तो मुझे लगता है मैं आपके पास 2015 में आया था। 5-6 साल हो गए आज, ठीक है। तो जो 6 साल से फसल बीजी जा रही थी, आज वो फसल इतनी बड़ी तैयार हुई है, तो दोस्त वो पिछले 5-6 साल से जो उसकी देख रेख की जा रही थी, जो पानी दिया जा रहा था, जो लीडरशिप तैयार की जा रही थी, ये अगर कोरोना जैसी स्थिति में, भयंकर स्थिति में भी, जहां पूरी दुनिया का चक्का जाम है और बिहार वाले पतंग उड़ा रहे हैं कैप के, तो वो ये 6 सालों की मेहनत का नतीजा है दोस्त। सही बोल रहा हूं? हाँ, देखिए एक चीज अंडरस्टैंड करिए, दो तरह से काम होता है, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क की बात करते हैं। हार्ड वर्क क्या होता है कि मैंने राहुल को ज्वाइन किया, ठीक है। अब राहुल को मैंने, राहुल टेंशन मत ले, तू, तेरा प्लान मैं करूंगा। अब प्लान कर दिया, राहुल कहता है सर फॉलो, अरे तू टेंशन ले, मैं तेरा फॉलोअप लगा दूंगा। अब फॉलोअप लग गया, सर अभी इसने तो मना कर दिया, अरे टेंशन मत ले तू, कल फिर फॉलोअप लगाएंगे। मतलब ये सारे काम मैं ही कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं, किसके लिए, राहुल के लिए। लेकिन जब तक मैं इसको डुप्लीकेट ना कर दूं, तो ये स्मार्ट वर्क नहीं हो सकता। आप पैसे 2 तरीके से कमा सकते हैं, एक होता है हार्ड वर्क करके और एक होता है स्मार्ट वर्क करके। और दोस्तों, जब भी पैसा जिसने भी ज्यादा कमाया है, उसने स्मार्ट वर्क किया है। आज मुकेश अंबानी ने लोगों को डुप्लीकेट कर दिया। आज हर पेट्रोल पंप पे हिसाब लेने नहीं जाता शाम को झोला लेके कि लाओ पैसे, वही मैं घर पे लेके जाता हूं। हजारों पेट्रोल पंप है उसके, अगर सब पे निकले सुबह से लेके शाम तक, तो उसकी तो आगे 200, 150 पेट्रोल पंप पे ही निकल हो जाएगी, बारी खत्म हो जाएगा। है, मैं वही तो कह रहा हूं। तो क्या होगा, उसने लोग अपॉइंट कर दिए, लोगों को मैनेजर बना दिया, लोगों को डुप्लीकेट कर दिया, उनको पूरा सिस्टम समझा दिया, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कर दी, उसने ऑर्गेनाइज किया सबको, कौन क्या कर सकता है। जो बंदा, उसने देखा कि एक व्यक्ति ऐसा है, जब कोई कस्टमर आता है तो उसमें पेट्रोल पंप डालते समय ना बंदे को बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल करता है, तो उसको बोला तू एक काम कर, तू नोजल हाथ में पकड़ और गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डालना शुरू कर। एक व्यक्ति को बोला यार ये मैनेजर का काम बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, तो उसको सिर्फ मैनेज करने के लिए रख लिया। तू ऑफिस में रह, लोगों का हिसाब किताब मुझे शाम को दे, कितना आया, कितना डीजल चला गया, कितना पेट्रोल का सेल हुआ और कितना बचा है, कितना ऑर्डर करना है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, किसकी सैलरी देनी है, कितना लाइट बिल आया, कितना एसी लगा, कितने कस्टमर आए, क्यों बिजनेस गिरा, बिजनेस बढ़ा तो कारण क्या थे, ऐसे सारे वो मैनेज कर रहा है। ठीक है, उसने क्या किया, इसके लिए एक टीम रखी हुई है, उसने उसको ऑर्गेनाइज किया है, वेल ऑर्गेनाइज किया है। तो वो क्या है, उसका स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो आप हमको अगर इस सिस्टम में अमीर बनना है तो हमको स्मार्ट वर्क करना होगा। और सबसे बेस्ट स्मार्ट वर्क क्या है कि अपनी एक टीम तैयार करो जिसका लक्ष्य एक हो, जिसका मिशन एक हो, जिसका उद्देश्य एक हो। देखिए, टीम तैयार करते समय ना 3 चीजें देखी जाती हैं। एक अच्छी टीम कैसे तैयार होती है, एक विनिंग टीम कैसे तैयार होती है, एक कहते ना हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे तैयार होती है। तो पहले होती है एक योजना।
आपने देखा होगा क्रिकेट में जब खिलाड़ी खेलते हैं, मुझे क्रिकेट का इतना शौक नहीं है, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि इंडिया में मुझे शौक नहीं है, पर बाकी बहुत सारे लोगों को इसका शौक है। आप में से भी आज जो अभी मैं देख रहा हूं कुछ 700-800 लोग थे, तो उसमें से मेरे को ऐसा कि शायद मेरे जैसे 10-20 होंगे जो क्रिकेट नहीं, मतलब इसके शौकीन नहीं है क्रिकेट के, लेकिन बाकी तकरीबन लोग हैं। तो मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सब लोगों को जल्दी आसानी से समझ आ जाता है। अगर मिशन क्या है, पैशन क्या है, पैशन ये है कि अपने गोल्ड मेडल लेके आना है, या अपने ये कह लीजिए कि क्रिकेट टीम का अगर बात करते हैं तो उनका पैशन ये है कि हमको वर्ल्ड कप जिताना है। ठीक है, तो वर्ल्ड कप जिताने के लिए जो हमारे पास खिलाड़ी हैं उनमें 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है कि जो पैशन है, जो लक्ष्य है, उसके लिए एक योजना का होना बहुत जरूरी है। पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि भाई मेरी टीम में अगर 11 खिलाड़ी हैं तो उसमें से कितने बॉलर हैं और कितने बैट्समैन हैं। अगर बॉलर ज्यादा हैं, बैट्समैन कम हैं, तो स्ट्रेटेजी उस हिसाब से होगी, योजना उस हिसाब से होगी। अगर बैट्समैन ज्यादा हैं, बॉलर कम है, तो योजना अलग होगी। अगर बैट्समैन बराबर हैं और क्या बोलते हैं बॉलर बराबर हैं, तो योजना अलग होगी। तो पहले तो मुझे अपने खिलाड़ियों की जो ताकत है, जो उनका पैशन है, पहले मुझे उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि उनमें वो क्वालिटी कौन सी है और कौन कौन किस किस क्वालिटी से खेल सकता है, किसकी किस में मास्टरी है। सब में एक जैसी तो नहीं हो सकती ना क्वालिटी। तो दूसरा तो योजना उसी हिसाब से बनानी है। और दूसरा क्या है, तालमेल। क्योंकि अगर एक अच्छा बैट्समैन है तो दूसरा अच्छा बॉलर है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति जो पिच पे खड़ा है वो एक अच्छा बैट्समैन है, लेकिन उसके अपोजिट में जो उसके साथ खेल रहा है वो अच्छा बॉलर है। तो तालमेल का मतलब क्या है कि जब अगर बैट्समैन ने अगर कोई गेंद उछाली है, अगर उसको अब दौड़ना है, दौड़ लगा के नंबर लेना है, तो जितनी दौड़ बैट्समैन को लगानी पड़ेगी उतनी ही दौड़ उस सामने से अब उसके जो अपोजिट में उसके साथ खेल रहा है जो बॉलर है, उसको भी उतनी ही दौड़। ऐसे दौड़ते हैं ना, इधर से नंबर लेने के लिए एक यहां से वहां जाता है, वहां से इधर आता है, ऐसे दौड़ते हैं ना। अगर उनका तालमेल बिगड़ जाता है तो क्या वो नंबर ले पाएंगे, वो टीम जीत पाएगी? तो उसके लिए तालमेल होना दोनों का जरूरी है। इसी तरह से हमारी टीम की बात करते हैं। अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में हमको कामयाबी चाहिए तो हमें एक योजना बनानी पड़ेगी। हमारी टीम में किस तरह के लोग हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या जरूरत है उनकी, उनको कौन सी चीज मोटिवेट करती है, उनका पीएमएफ क्या है? उसके अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाए, उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनको काम दिया जाए। ठीक है, और किस चीज की कमी है उसको पूरा किया जाए। जो अगर उनमें कोई मान लीजिए डुप्लीकेशन की कमी है तो डुप्लीकेट किया जाए, मोटिवेशन की कमी है तो मोटिवेट किया जाए। मतलब जिस चीज की कमी है उनकी कमियों और खूबियों को देख के एक योजना, स्ट्रेटेजी बनानी होगी और उनका तालमेल बिठाना होगा। कई बार क्या होता है कि साहब अगर वो सेमिनार में आया ना तो मैं टीम को लेके नहीं आऊंगा, तालमेल नहीं बैठ रहा। कई बार मैंने देखा कि अपलाइन अगर टीम के साथ किसी डाउनलाइन के साथ उसकी फील्ड में गई है तो डाउनलाइन गायब, उसका फोन स्विच ऑफ है। भाई तुमको अगर सोचिए कि मैं क्रिकेट के मैदान में हूं और उसने सामने वाले ने, बैट्समैन ने क्या किया है कि गेंद उछाली है। अब दौड़ने के लिए दौड़ना है, अपने को नंबर लेना है ना, जीतना है ना भाई। तो दोनों का तालमेल बराबर होना चाहिए। अब यहां पे क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति जो अपलाइन में है वो उसकी किसी डाउनलाइन की मदद करने जाता है, डाउनलाइन गायब हो जाती है। नहीं सर मैं उसके साथ काम ही नहीं करूंगा, तालमेल नहीं बैठ रहा। जब तालमेल नहीं बैठता है, योजना बहुत अच्छी है लेकिन तालमेल जब नहीं बैठता है तो ग्रोथ गिरती है। आपकी जब भी जिंदगी में ग्रोथ गिरे तो उसका कारण ये हो सकता है कि आपकी योजना में दम नहीं है, या अगर आपको लगता है कि मेरी योजना बहुत अच्छी है तो आपकी टीम का आपसी तालमेल सही नहीं है। क्योंकि आपसी तालमेल सही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा?
और तीसरा होता है टीम भावना। ये तीन चीजें देखी जाती है। टीम भावना क्या होती है? टीम भावना ये होती है कि जैसे राहुल के घर में कोई फंक्शन है, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक लाइव एग्जांपल देता हूं। मेरा सेमिनार था 16 फरवरी 2014 और ये सेमिनार था भोपाल में, और उसी दौरान शायद 16 तारीख को राहुल के घर में बारात आनी थी, उसकी सिस्टर की मैरिज थी। लेकिन बंदा अकेला रूम में बैठा और सोचा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर माई सक्सेस, फॉर माई गोल, फॉर माई ड्रीम, फॉर माई टीम, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कि मैं नहीं जाऊंगा तो नुकसान कितना, अगर मैं चला गया तो नुकसान कितना, फायदे की बात तो बाद में। तो देखा कि यार अंदर से आत्मा से जवाब आया कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो भी यार सिस्टर की शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन अगर मैं चला गया तो मेरे जितनी टीम के बंदे हैं इनके सपनों का क्या होगा, इन मेरी जो बाकी सिस्टर जिन्होंने मेरे पे बिलीव करके इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, यार उनकी मैरिज का क्या होगा। मैं तो सबका भाई हूं भाई, उनकी भी तो मैरिज करवानी है मुझे, हैं? मेरी सिस्टर के लिए तो घर में चाचा का लड़का बैठा है, छोटा भाई बैठा है, माता पिता बैठे हुए हैं, लेकिन यार इनका कौन। फैसला लिया गया, टीम की भावना जीत गई, फैसला लिया गया कि नहीं, मैं अपनी टीम के लिए हाजिर हूं। और फैसला यह हुआ कि उस दिन घर में बारात आ गई है और उसी दिन राहुल कुमार अपनी सिस्टर की मैरिज में शामिल ना होकर अपनी टीम की प्रति एक संवेदना, एक भावना, एक प्रेम रखते हुए सेमिनार अटेंड कर रहा है। दोस्त, इसको बोलती है टीम भावना। मैं चाहता हूं कि इसके लिए तो जोरदार है। मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार की बात है कि देव कुमार शायद मैरिज नई नई हुई थी इनकी, और मैंने इनको बोला कि आपको सेमिनार लगाने पहुंचना है एमपी में, और इनकी ड्यूटी लगाई थी मैंने देवगढ़ में। अब व्यक्ति की नई नई शादी हुई है, मतलब बड़ी मुश्किल से शायद 2-3 दिन हुए होंगे, लेकिन उसके ठीक 2-3 दिन बाद इनकी ड्यूटी है। दोस्त, नई नवेली दुल्हन को घर में छोड़ दिया और फिर टीम भावना जीत गई और बंदा ट्रेन पकड़ा। और इनकी तो कुछ ट्रेनों के भी लफड़े चल रहे थे, शायद धुंध की वजह से, सर्दी की वजह से, और जब कोई ऐसे रीजन रहे, और व्यक्ति कहीं से टैक्सी पकड़ी, कहीं से बस पकड़ी, कहीं से टिकट बुक करवाया था वो ट्रेन नहीं आई, कहीं चालू ट्रेन पकड़ी, कैसे भी करके बंदे ने सेमिनार लगाया। ये क्या था? टीम भावना। मकसद क्या है? मकसद, अल्टीमेट मकसद क्या है? मान लीजिए कि विराट कोहली ने गेंद उछाली, अब उसको दौड़ना है, और उसके सामने जो उसका साथ जो अपोजिट में खेल रहा है, तो उसको भी उतनी ही दौड़ लगानी होगी जितना विराट कोहली दौड़ रहा है। अगर दूसरी टीम खेल रही है, इंडियन के साथ दूसरी कोई टीम खेल रही है, अगर वो कोई कैच उठाता है, अब उस समय 2 व्यक्ति दौड़ने जाते हैं, मान लो राहुल और मैं। अब राहुल सोच रहा है कि मैं कैच पकड़ूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, और संजय धीमान सोच रहा है कि मैं कैच पकड़ूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा। दोस्त, दोनों ही आपसी कश्म में कुछ नहीं कर पाएंगे, गेंद दोनों के बीच में टपक जाएगी, लेकिन उसको कैच नहीं कर पाएंगे। क्यों? मकसद सिर्फ अपना है, लेकिन भावना यह है कि राहुल कैच पकड़े या संजय धीमान कैच पकड़े, क्या फर्क पड़ता है? मकसद एक ही है, क्या? टीम को जिताना, हिंदुस्तान को जीत दिलाना। जब ये भावना अंदर आती है तो दोस्त फिर टीम को कोई नहीं हरा सकता। तो ऐसी टीम तैयार करिए। मैं आपको बताता हूं कि टीम, अगर अकेला व्यक्ति काम करता है, मैंने जैसे बताया 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 गुणा 1 इज इक्वल टू 1, लेकिन 10 गुणा 10 इज इक्वल टू 100। आपने देखा होगा टीम में कितनी ताकत होती है।
बहुत समय पहले जब आप स्कूल में जाते थे तो आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि एक बहेलिये ने एक जाल बिछाया और कबूतरों को पकड़ने के लिए। यस सर। तो एक बूढ़ा कबूतर उनमें से देख रहा था। उसने बाकी कबूतरों को मना किया कि यार इतनी आसानी से अगर दाने मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जान जोखिम में पड़ सकती है, तो मत जाओ। लेकिन बाकी जवान कबूतरों ने नहीं सोचा, बोलते ये तो बूढ़ा हो गया है, सठिया गया है, छोड़ो अब इसकी बात क्या मानने की। वो दानों पे टूट पड़े, ऊपर से शिकारी का जाल पड़ा। अब ये लगे चिल्लाने। उसने देख लिया यार कि मेरे साथी तो फंस चुके हैं। अब ये बूढ़े कबूतर की तरफ देख रहे हैं कि तुम बूढ़े सिर्फ धूप में बैठ के बाल सफेद किए, कोई हुनर है बताओ क्या करें। बोला मैंने तुमको पहले बोला था ना, लेकिन टीम भावना है ना, अब उस टाइम लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं है, नहीं तो शिकारी मार डालेगा। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बोला था लेकिन कोई बात नहीं, तुम अगर लालच में आ ही गए हो तो कोई टेंशन नहीं। जब मैं इशारा करूं तो एक साथ में जोर लगाना, जोर तो लगाना पड़ेगा। मुसीबत से बाहर आना है तो आपको जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन जोर अगर एक साथ में लगेगा तो वो महाजोर हो जाएगा और उससे जो सफलता हासिल होगी वो सफलता ही नहीं होगी, वो महासफलता कहलाएगी। ठीक है, उससे कार नहीं आएगी, उससे हाहाकार होगी, हाहाकार आएगी उससे। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, कबूतरों को अलर्ट किया, संबोधित किया, एक योजना बनाई और उसके तहत टीम की भावना को समझते हुए उसने इशारा किया कि अब एक साथ में जोर लगा के उड़ो। और उस कहानी में यह बताया जाता है कि शिकारी देखता ही रह गया और कबूतर पूरा जाल लेके उड़ गए। और वो आगे आगे बूढ़ा कबूतर चलता गया, उसके पीछे वो बाकी कबूतर जाले के साथ चल रहे हैं और वो उनको एक पहाड़ पे ले गया। उस बूढ़े कबूतर का एक दोस्त था चूहा, उस कबूतर को देख के, बूढ़े कबूतर को देख के चूहा खुश हुआ। फिर उसने सारी बात बताई कबूतर ने कि ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ। बोला कोई बात नहीं। और फिर उस चूहे से काम लिया गया, वो जाला काटा गया और सारे कबूतरों को आजाद किया गया। लेकिन यहां पे एक बात क्या थी, क्या अकेला कबूतर उस जाल में फंसता तो बाहर आता? सारे कबूतर फंसे थे, लेकिन क्या अगर हर कबूतर अपनी अपनी अलग अलग ही ताकत लगाता, कभी एक ताकत लगा रहा है तो दूसरा आराम कर रहा है, कभी दूसरा ताकत लगा रहा है तो दूसरा आराम कर रहा है, तो क्या वो जाला उठता? दोस्त यही बात होती है कि जब हमें अगर कामयाबी चाहिए तो हमको बराबर की ताकत लगानी पड़ेगी, अपनी राइट साइड में भी, अपनी लेफ्ट साइड में भी। अपने काम पे भी फोकस करना पड़ेगा, अपने ज्ञान पे भी फोकस करना पड़ेगा। हमको बराबर की ताकत लगानी पड़ेगी, अपनी लर्निंग के ऊपर भी और अपनी अर्निंग के ऊपर भी, अपनी अर्निंग और टीम की अर्निंग के ऊपर, अपनी लर्निंग और टीम की लर्निंग के ऊपर। जब हम बराबर ताकत लगाएंगे तो दोस्त ये जो कोरोना जैसी महामारी का जो जाल हम पे पड़ा है ना, जो इंसानों की आर्थिक स्थिति पे पड़ा हुआ है, ये इस जाल को लेके आराम से उड़ जाएंगे हम। समझ रहे बात को? पर ये काम एक टीम ही कर सकती है। देखिए एक डायमंड होता है ना, डायमंड एक हीरा जिसको कहते हैं, वो एक कोयले में ही पैदा होता है, लेकिन कोयले में और हीरे में बहुत फर्क होता है। ये जो मैंने डायमंड पहना हुआ है 1,65,000 का है ये, लेकिन अगर आज मैं 1,65,000 के कोयले मंगाऊं तो मैं कहता हूं यहां पे पूरा किलोमीटर तक तो पूरा डंप लग जाएगा उसका। कोयले में और हीरे में यही फर्क होता है, भीड़ में और टीम में इतना ही फर्क होता है। भीड़ इतनी सारी होती है, इतनी सारी, लेकिन टीम इतनी सी होती है, और इतनी सी टीम इतनी सारी भीड़ पे भारी पड़ जाती है। आप अपने आप को ये देखिए कि मैं भीड़ का हिस्सा हूं या टीम का हिस्सा हूं। टीम में और भीड़ में फर्क क्या होता है? भीड़ का कोई गुरु नहीं होता, टीम टीम का कोई गुरु होता है और उसके इशारों पे चलती है, उसकी बातों को फॉलो करती है। गुरु ने एक बार बात बोलती तो वो हुक्म सर मत्थे हो जाता है। ठीक है, टीम में और भीड़ में क्या फर्क है? डायमंड और जो कोयला है, एक साधारण पत्थर और एक डायमंड में फर्क क्या है? हीरे में और कोयले में फर्क क्या है? हीरा क्यों महंगा होता है? क्योंकि हीरे में कट होता है। आपने देखा हीरे के जो कट होते हैं ना, उनकी वजह से हीरा पहचाना जाता है। कोयले में कोई कट नहीं होता, तो अटफटी होता है? हीरे में क्या होता है? क्लैरिटी होती है। आप देखो एक बार जब उसको कटिंग करने के बाद जो उसमें क्लैरिटी आती है ना, कोयले में कोई क्लैरिटी नहीं होती, हाथ लगाओगे काला करेगा।
लेकिन हीरे में क्या होता है? कट होता है, क्लैरिटी होती है और कलर्स होते हैं। कोयले का क्या कलर है? काला। इसके अलावा कोई कलर है? लेकिन डायमंड जैसे जैसे इसी अलग अलग तरह से, जैसे अलग अलग से इसकी कलर बदलते जाते हैं। तो डायमंड में क्या क्वालिटी है? उसमें कट, डायमंड को कट की वजह से पहचाना जाता है, डायमंड को क्लैरिटी की वजह से पहचाना जाता है, डायमंड को कलर्स की वजह से पहचाना जाता है और डायमंड को कैरेट की वजह से पहचाना जाता है। ये चार चीजें अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कितने कैरेट का डायमंड है, मेरे अंदर कितनी क्लैरिटी है, मैं अपने मिशन को लेके कितना क्लियर हूं, मैं जो जब बनना चाहता हूं उसकी जो प्लानिंग, उसकी योजना जो मैंने बनाई, क्या उसके लिए मैं पूरा क्लियर हूं? क्या मेरे को शेप किया गया? कट का मतलब है कि क्या जो क्वालिटी एक डायमंड में पाई जाती है, जो क्वालिटी एक हीरे में पाई जाती है, जो क्वालिटी एक लीडर में पाई जाती है, क्या उस क्वालिटी की शेप में मैं अपने आप को ढाल चुका हूं कि नहीं? क्या वो जो कलर, जो मेरे जो अंदर का जोश जुनून है, जो मेरी हैबिट है, क्या वो कलर मेरे अंदर पाए जाते हैं? वो गुण, वो रंग मेरे अंदर हैं कि नहीं? अगर नहीं है तो आप भीड़ का हिस्सा हैं, अगर वो हैं तो दोस्त आप टीम का हिस्सा हैं। देखिए वैसे आपकी टीम में कितने लोग हैं जिनमें क्लैरिटी है, जिनमें कट है, जिनमें कलर्स हैं, जिनमें कैरेट हैं। अपने आप को पहचानिए आप कितने कैरेट के हैं। जितना कैरेट हाई होगा उतनी ही वैल्यू ज्यादा होगी।